प्रिय विद्यार्थियों, शोधार्थियों और हिंदी के प्रेमियों, आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज मैं आपसे हिंदी के यानी खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज जिसे हम भारतीयता कहते हैं उसकी बुनावटों का सिलसिला बहुत पुराना है। मज़ेदार यह है कि भारत का दुआब जिसने भारतीय प्रायद्वीप में अनेक मनोभावों, प्रस्थान बिंदुओं और मानसिक निर्मितियों का सूत्रपात किया, उसे रचने में उन समाजों या समूहों ने केंद्रीय भूमिका निभाई जिन्हें अनेक बार हिंदी जाति कहा गया। हिंदी के पाठक जानते हैं कि आधुनिकता की अवधारणा की खोजबीन के सिलसिले में सबसे पहले रामविलास शर्मा ने इस पद का प्रयोग किया। सवाल यह है कि वे कौन सी जातीय स्मृतियां थीं जिन्हें हिंदी जाति या कई बार भारत की शानदार सामासिक संस्कृतियों का खूबसूरत सिलसिला कहा गया। जब हम हिंदी जाति की खड़ी बोली परंपरा की शुरुआत करने वाली शख्सियतों पर निगाह डालते हैं तो जिस किरदार का असर हम पर जादू की तरह तारी होता है और जिससे बेहिचक इस विरासत की शुरुआत होती नजर आती है, तब हमारे ज़हन में सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम उभरता है वह है अमीर खुसरो। वही अमीर खुसरो जो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के गहरे जानकार थे, जिन्होंने अनेक ऐसी विधाओं में हिंदी में रचना की जो उनके पहले नहीं मिलती। अन्य शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में दोहों, गीतों, गज़लों और मरसियों की शुरुआत उन्होंने ही की थी। वे गाते भी थे। हिंदी गज़लों को गाकर लोकप्रिय बनाने का श्रेय खुसरो को ही दिया जाता है। सावन, बरखा, फागुन आदि ऋतुओं पर लिखे उनके गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए। सूफी दरगाहों में उनकी कव्वालियाँ खूब लोकप्रिय हुईं। फारसी भाषा से हिंदी भाषा के पहले शब्दकोश खलिक बारी या निसाबे ज़रीफ़ी की रचना का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही है। उन्होंने अपने गुरु मशहूर सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कहने के बाद श्री कृष्ण की जीवनी पर हालाते कन्हैया नामक पुस्तक का लेखन किया। वे एक साथ साहित्यकार, इतिहासकार, संगीतज्ञ, सूफी विचारधारा के साधक और योद्धा थे। वे उस भारतीयता की नींव के पत्थरों में आम आवाज हैं या मिश्रित संस्कृतियों के सामूहिकता बोध की नुमाइंदगी करते हैं जिनके बल पर भारतीय मनीषा के 3 युगांतकारी बदलावों को रच डाला: भक्ति आंदोलन, भारतीय स्वाधीनता संग्राम और भविष्य के भारत की कल्पना को महफूज रखने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण। सवाल यह है कि हिंदी कविता के इतिहास में उनकी प्रसिद्धि के आधार क्या हैं? दरअसल अमीर खुसरो की पहेलियों, दो सखुने, निस्बतें, अनमेलिया, ढकोसले, मुकरियाँ, सूफी साखियाँ या दोहे, हिंदवी गीत या कव्वालियाँ, फारसी हिंदी मिश्रित गज़लें और रुबाइयों ने खूब धूम मचाई। अमीर खुसरो की हिंदी कविता का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। अमीर खुसरो ने हिंदी में जो रचनाएं रचीं उनमें से कुछ बहुत मशहूर हुईं, जैसे खाली के बारी या निसाबे ज़रीफ़ी या मंजूमे खुसरो। यह हिंदवी फारसी शब्दकोश है जो काव्यमय है। दीवाने हिंदवी या कलाम हिंदवी, इसमें आम आदमी के लिए पहेलियाँ और ढकोसले हैं। ताराने हिंदी या कलाम हिंदवी, इसमें आम भाषा में पहेलियों, ढकोसलों, निस्बतों, दो सुखनों, मुखम्मस, सावन, बरखा, शादी आदि गीतों, गज़लों, कव्वालियों को संकलित किया है। हालाते कन्हैया व कृष्णा ऐसी कथा है जो कि गुरु निज़ामुद्दीन औलिया के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे। फिर गुरु ने खुसरो से कहा था कि तुम हिंदवी में कृष्ण की स्तुति लिखो। नजरानी हिंदवी सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता है। लुआलिए उमानाया जवाहरे खुसरवी, यह भी खुसरो की कविताओं का संकलन है।
अमीर खुसरो को हिंदी से कितना लगाव था, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वे अपने को हिंदुस्तान की तूती कहते हैं और ख़ुद को हिंदवी भाषा की मिठास का कायल बताते हैं। वे दीवान गुर्रतुल कमाल में कहते हैं, तुर्के हिंदुस्तानियत मन हिंदवी गोयम जवाब, चुमन तूतिये हिंदम अज मस्त पुरसी, जिमन हिंदवी पुरस्ता नग्म गोयम, सकर मिस्त्री नदारम कज अरब दोयम सुखन। अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ। अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछता चाहते हो तो हिंदवी भाषा में पूछो, मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूँगा। मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं जो अरबी में बात करूं। यहाँ हिंदवी से तात्पर्य 13वीं 14वीं शताब्दी की वह भाषा या बोली है जो आम जनता द्वारा बोली या समझी जाती थी। हिंदवी भाषा दरअसल खड़ी बोली है। वे बहुभाषाविद थे, लिहाजा उन्होंने अपनी कविता समेत अन्य रचनाओं में जिस हिंदी का प्रयोग किया वह शुरू से ही सामासिक बनावट के साथ आगे बढ़ी। अमीर खुसरो की कविताएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि उनमें लोक जीवन का जादू सर चढ़कर बोलता है। दरअसल अमीर खुसरो का लोक से गहरा ताल्लुक था। वह लोक जिसमें उनका जीवन गुजरा, उसकी अनेक छवियों को उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया। धार्मिक आडंबरों से दूर उनकी कविता सूफी विचार में गहरे डूबकर नए तरह के काव्य आस्वाद की रचना में सफल रहे। लोक रंग में रचे पगे खुसरो ने बसंत, सावन, बरखा, पनघट, हिंडोला यानी झूला, होली, चक्की, शादी ब्याह, विदाई, साजन, बाबुल, ईस आराधना आदि गीतों की रचना की। उनके द्वारा रचित दोहों, गजलों और कव्वालियों में लोक रंग की अनुपम छटा नजर आती है। लोक परंपरा की सबसे मजबूत बानगी उनकी पहेलियों में नजर आती है। लोक साहित्य में सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही पहेलियों को बनाने का रिवाज शुरू किया। संस्कृत साहित्य में गौण रूप में प्रहेलिका नाम से पहेलियां मिल जाती हैं, लेकिन खुसरो ने उन्होंने अपने बेमिसाल अंदाज में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में दो तरह की पहेलियां नजर आती हैं, बूझ पहेली और बिन बूझ पहेली। बूझ पहेली में उत्तर पहेली में ही निहित होता है, जबकि बिन बूझ पहेली में अनुमान और युक्तियों के सहारे उत्तर हासिल किए जाते हैं। लोक संस्कृति की निरंतरता की सुवास समेटे इन पहेलियों के महत्व का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि अभी भी लोगों की जुबान पर ये चढ़ी हुई हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली, छैल छबीली, जो बताए वाही बलिहारी, खुसरो कहे वरे को आरी। अब आप देखेंगे इसमें आरी शब्द का प्रयोग है, यानी यह बूझ पहेली है। मैं फिर से आपके सामने यह बूझ पहेली नजर करता हूं। एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली, छैल छबीली, जब बा तिरियाही लागे भूख, सूखे हरे चबावे रूख, जो बताए वाही बलिहारी, खुसरो कहे वरे को आरी। यह बूझ पहेली यानी इसका उत्तर है आरी। बिन बूझ पहेली का एक लोक प्रसिद्ध उदाहरण देखिए। अनुमान के सहारे इसका उत्तर पाना आसान होता है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती वासे एक ना गिरे। इसका उत्तर है आसमान। इसमें अनुमान से अंदाज लगाया गया, यानी एक थाल मोतियों से भरा यानी तारों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा यानी सिर के ऊपर है, चारों ओर वह थाली फिरे यानी रात से सुबह होती है और ऐसा लगता है कि आसमान रूपी थाली चारों ओर घूम रही है। मोती वासे एक ना गिरे यानी कोई तारा जो है आसमान का वह गिर गिर कर ज़मीन पर नहीं गिरता। आसमान है इसका उत्तर और इसका जो बूझ पहेली का यह उदाहरण है।
लोक रंग का एक अहम हिस्सा लोगों की जुबान पर चढ़ी खुसरो रचित वे साखियां हैं जो आध्यात्मिक रंगतों के साथ हैं। उदाहरण के लिए, रैन चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के हाथ, जाके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग। भक्ति प्रेम की तन्मयता का सुंदर पक्ष है। इस रंग के अनेक दोहे खुसरो रचित हैं। लोक मन में बसे इन दोहों या साखियों की याद अभी भी लोगों के जिहन में है। नज़ीर के रूप में लोग इन साखियों का व्यवहार करते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग। इन दोहों के लोक आग्रह का असर रीतिकाल के बिहारी जैसे सुप्रसिद्ध रचनाकार के एक दोहे पर देखा जा सकता है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। भारतीय लोक जीवन का एक अहम पक्ष संगीत है। उन्होंने संगीत की दुनिया में कुछ नायाब तोहफे दिए। कव्वाली, तराना, राग यमन आदि। इनमें कव्वाली लोक मन के सर्वाधिक करीब है। हिंदी संसार में उनकी एक कव्वाली खासी लोकप्रिय हुई। छाप तिलक तज दीन ही रे, तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन ही रे, मुझसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम पे बली बली जइए, मुहे सुहागन कीन्ही रे, मुझसे नैना मिलाई के। लोक में व्याप्त मुकरियां और दो सखुना खूब लोकप्रिय हुए। इन्हें शुरू करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही है। मुकरियों में पद्य शैली में सवाल, संभावना और उत्तर का जिक्र होता है। जैसे, उछल कूद के वह जो आया, धरा ढका वह सब कुछ खाया, दौड़ झपट जा बैठा अंदर, ऐसा की साजन ना सकी बंदर। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसी मुकरियों की रचना की जिन्हें खासी लोकप्रियता भी हासिल हुई। अमीर खुसरो ने दो सखनों की भी रचना की है। इनमें एक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर एक ही होता है। अलग अलग सवालों का जवाब एक ही होता है, पर उसके संदर्भ में विभिन्नता होती है, श्लेष अलंकार की तरह। उदाहरण देखिए, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, उत्तर फेरा न था। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, उत्तर दाना न था। खुसरो के दो सखुने लोक में खूब सराहे गए। सखुन फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू भाषा में यह सुखन भी लिखा जाता है। इसका मतलब कथन या उक्ति है। खुसरो के दो सखुने प्रश्न रूप में होते थे जिसका जवाब एक ही होता था। कुछ उदाहरण देखिए। दीवार क्यों टूटी, राह क्यों लूटी, जवाब राजा न था। दीवार बनाने वाला राजमिस्त्री नहीं था इसलिए दीवार टूटी। उसी तरह दूसरी ओर देश में राज न था, अर्थात राज व्यवस्था नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा रहजनी बढ़ गई थी, राह में लोगों को लूटा जा रहा था। भारत में लोक रंग का एक पक्ष उन ऋतु गीतों से बना है जिनसे जीवन जगत के विविध पक्ष जुड़े हैं। इतने सारे मौसम दुनिया के किसी और इलाके में नहीं है। खुसरो ने मौसम का खूब प्रत्यक्षीकरण किया और मौसमों पर आधारित उन्होंने खूब सुंदर गीत लिखे। उन्होंने सावन बसंत जैसे अनुभवों पर अनेक पद्य लिखे। जैसे, जो पिया आवन कह गए अजहू न आए स्वामी हो, ए जो पिया आवन कह गए आवन आवन कह गए आए न 12 मास, ए जो हो पिया आवन कह गए। उसी तरह सावन मास में गाए जाने वाले झूले के अनेक गीत लोक में व्याप्त हैं जिनकी रचना अमीर खुसरो ने की। झुलना झुला झुलावोरी, झुलना झुलावोरी आवोरी, अम्बुआ की डारी पे कोयल बोले रामा, कूक कूक जियारे, झूला झुलावोरी, नन्ही नन्ही बरखा बुंदनिया, बरसत बहार आए बरखा पुहार, अबहू न आए बालमुआ, झुलना झुलावोरी। अमीर खुसरो के नाम से ऐसे गीत भी मशहूर हैं जो शादी ब्याह में गाए जाते हैं। उन अनेक गीतों में कुछ बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे काहे को ब्याहे विदेश रे, सखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तेरे बाग की कोयल,
कुहकत घर घर जाऊं लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खेते की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ी जाऊं लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां, जो मांगे चली जाऊं लाखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, जिह तह को हाँका जाऊं लिखी बाबुल मोरे। इस तरह अमर खुसरो की कविताएं लोक रंग में डूबे एहसासों की सफल और सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अपने लोक एहसासों के कारण ही उनकी कविताएं हिंदी मन में शताब्दियों बाद भी रची बसी हैं। यानी आपने यह बखूबी समझा कि उनकी कविताएं किस तरह लोक जीवन के रंग में रंगी हुई हैं। अमीर खुसरो की भाषा पर भी थोड़ी विचार जरूरी है। अमीर खुसरो बहुभाषाविद थे। उन्होंने फारसी, तुर्की और अरबी भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। खड़ी बोली के आदि प्रयोगकर्ता के रूप में उनकी ख्याति थी। उन्होंने घोषणा की कि वे ऐसे भारतीय तुर्क हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जिसका जिक्र इस व्याख्यान में भी आपसे मैंने किया था। अमीर खुसरो की हिंदीवी खड़ी बोली है। इसकी जड़ें संस्कृत में हैं, पर दिल्ली और उसके आसपास की अनेक भाषाओं की सहित अनेक भाषाओं के शब्द भी सहजता में शामिल हो गए हैं। उन भाषाओं की पहचान जिन रूपों में की जा सकती है वे हैं ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी, हरियाणवी, मुल्तानी, लाहौरी या पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, अपभ्रंश आदि। अमीर खुसरो ने अपनी हिंदीवी रचनाओं में फारसी, अरबी, तुर्की आदि के शब्दों का प्रयोग किया। तो आप देखें कि अमीर खुसरो के दौर में दरबारी भाषा फारसी थी, कर्मकांड की भाषा संस्कृत थी, लेकिन बोलचाल की भाषा अलग थी। खुसरो ने इसे हिंदवी कहा। उन्होंने इस पद का दो अर्थों में प्रयोग किया। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाने वाली भाषा खड़ी बोली और दूसरी ओर उनके समय हिंदुस्तान में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं। उन्होंने भारत के अनेक हिस्सों का भ्रमण किया था। परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय भाषाओं के संपर्क में आए। उन्होंने पहली मर्तबा भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। नूर सिपहर उस समय की हिंदुस्तानी भाषाओं का प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने फारसी हिंदी शब्दकोश खालिक बारी में 12 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरो की विभिन्न रचनाओं में उपयोग की जाने वाली भाषा आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल उनकी भाषा लोक के करीब है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पुस्तक अमीर खुसरो में ब्रजरत्न दास ने ठीक ही दर्ज किया। खुसरो को हुए 700 वर्ष बीत गए, किंतु उनकी कविता की भाषा इतनी सजी सबरी और कटी छटी हुई है कि वह वर्तमान भाषा में दिखाई पड़ती है। वर्तमान भाषा से वह बहुत दूर नहीं है, अर्थात उतनी प्राचीन नहीं जान पड़ती। भाटों और चारणों की कविता एक विशेष प्रकार के ढांचे में ढाली जाती थी, चाहे वह खुसरो के पहले की अथवा बाद की हो, तो भी वह वर्तमान भाषा से दूर थी और खुसरो की भाषा से भिन्न और कठिन जान पड़ती थी। इस कारण साहित्य के संप्रदाय की रूढ़ी का अनुकरण ही है। चारणों की भाषा कविता की भाषा है, बोलचाल की भाषा नहीं। ब्रजभाषा के अष्टचाप आदि कवियों की भाषा भी साहित्य, अलंकार और परंपरा के बंधन से खुसरो के पीछे के होने पर भी उसे कठिन और भिन्न है। कारण केवल इतना ही है कि खुसरो ने सरल और स्वाभाविक भाषा को ही अपनाया है, बोलचाल की भाषा में लिखा है, किसी सांप्रदायिक बंधन में पढ़कर नहीं। खुसरो की भाषा के मिजाज अलग अलग हैं। वे अभिता की भाषा में कविता कहते हैं, साथ ही वे लक्षणा और व्यंजना की भाषा की मारक क्षमता का भी बेहतरीन उपयोग करते हैं। अब देखें कि अमीर खुसरो ने अपनी भाषा और काव्य सौंदर्य की खूबियों से कविता के जिस संसार को रचा वह लाजवाब है, जिन्हें याद करके हम आज भी अपने गौरवपूर्ण परंपरा के प्रति संवेदनशील ढंग से जुड़ते हैं और हमारी विरासत हमें समझ में आती है। मुझे भरोसा है कि आपने आज के व्याख्यान में अमीर खुसरो के लोक रंग और उनकी कविता में उपस्थित या उनकी रचनाओं में उपस्थित काव्य सौंदर्य का भी दर्शन किया होगा। उनके प्रति आपकी समझ साफ हुई होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।